अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल डिस्कस किया था और साथ हमने माइटोसिस को कंप्लीट किया था। तो इस सेकंड लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल डिस्कस करते हैं और साथ हम मियोसिस को डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल साइकिल जो है इसमें जब इवेंट्स हो रहे होते हैं एक फेज से दूसरे फेज में सेल एंटर हो रहा होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट जो चेक पॉइंट्स हैं ये इस तरह सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं फंक्शन को कि ये जो फंक्शन हो रहे होते हैं इसको इंश्योर करते हैं कि क्रोमोसोम सही से डिवाइड हो रहा है, ये सही से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर हो रहा है। तो रेप्लिकेशन सही हो रही है, अगर नहीं सही हो रही तो ये वहीं पे उसको स्टॉप कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं कि रेगुलेशन में और कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, किस तरह नेक्स्ट फेज में ये प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है स्पेसिफिक सिग्नलिंग जो होती है वो काम करती है। वो कौन से सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स कहते हैं, जो कि रेगुलेटरी एरर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को। तो अब हम देख लेते हैं ये सेल साइकिल जो है किस तरह कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि ये जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए चेक पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं कि ड्यूरिंग एस या G2 को कि वो प्रिवेंट करता है कि एक्टिव वो जब अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो वो प्रिवेंट करेगा, एक्टिवेशन कर देगा एमपीएफ की। ठीक है, तो वो एमपीएफ जो है उसको वो इनहिबिट कर देगा। ठीक है, उसको इनहिबिट करेगा और एक्टिवेशन कर देगा CDK1 की। तो CDK1 जो है ये अब इसकी एक्टिवेशन जो है वो किसके सी होती है, वो आगे फर्दर होती है CD25C से। लेकिन यहाँ पे आप जो है सिंपल ही डिस्कस करेंगे हम G1 फेज से आगे एस फेज है, एस फेज से G2 फेज है, यहाँ पे साइक्लिन डी है, फिर साइक्लिन डी से आगे जो एस फेज में वो साइक्लिन ए आ जाएगी, साइक्लिन ए है, साइक्लिन बी है। ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स है। यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन इनकी होती है ये कंट्रोल करते हैं सेल रेगुलेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो CDK हम डिस्कस कर रहे हैं, CDK क्या है, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस है। ठीक है, और CDK1 जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस इनहिबिटर है, जिसे आई यहाँ पे डिनोट किया गया। अब साइक्लिन क्या है, साइक्लिन जो है यहाँ पे वो कंट्रोल किस तरह कर रहा है इसकी एक्टिवेशन को, एमपीएफ की को। तो जो कंसंट्रेशन है ड्यूरिंग सेल साइकिल, साइक्लिन बेसिकली फैमिली है प्रोटीन की जो रेगुलेट करेगी सेल साइकिल को। तो साइक्लिन एक प्रोटीन है, रेगुलेट करेगी सेल साइकिल को। ठीक है, और सेवरल टाइप्स की साइक्लिन यहाँ पे जो है इस ग्राफ में शो की गई हैं। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल साइकिल में ये, और इनका बेसिकली काम क्या है, ये फॉस्फोरिलेशन करेगी CDK की। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप देख लें स्लाइड में भी डिस्कस किया हुआ है, ग्राफ में भी इसको शो किया गया है कि साइक्लिन प्रोटीन है जो कि रिलीज करेगी और ये कब काम करेगी, एक स्पेसिफिक स्टेज पे। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एनालिसिस जो कि अलाउ करता है साइक्लिन को कि वो एंटर हो सेल के न्यूक्लियस में और वहाँ पे ये CDK को कंट्रोल करे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को, जो कि जिसको हम CAKs भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेसिस भी कहते हैं, प्रोटीन है। ठीक है, जो कि एक्टिवेट कर रही है साइक्लिन को और प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन में, और ये इनहिबिट करेगी और ये इनहिबिटेड होगी प्रोटीन फॉस्फेटेजेस से। ठीक है जी, जहाँ पे डिफॉस्फोरिलेशन होगी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर काम करेगा। एक्टिवेशन कब हो रही है, इनहिबिशन कब हो रही है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो है ये रेगुलेट करेगी, इस रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को कंट्रोल करेगी। जब इसने एक्टिवेट होना है तो ये एक बॉन्ड बना लेगी टाइटली किसके साथ, CDKs के साथ, जो कि फुली एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे एक कम्प्लेक्स जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जब साइक्लिन और CDK आपस में टाइटली बॉन्ड बना लेंगे सेल की रेगुलेशन के लिए, तो वहाँ पे एक हम इसको कहेंगे CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी।
ठीक है, उस स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, जहाँ पे ये चेकिंग हो रही है, रेगुलेशन हो रही है सेल की। तो फिर जितने भी वहाँ पे काइनेजेस हैं, सीडीकेज है, एंजाइम्स हैं जो कि काइनेजेस नेचर के हैं, वो फॉस्फोरिलेशन कर देंगे, और साथ नेबर प्रोटीन की भी फॉस्फोरिलेशन जब होगी तो एक्टिवेट कर देगी प्रोटीन को, और वहाँ पे जो उन्होंने काम करना है वो वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन जो है सीडीके से हो रही है, वो आगे फर्दर काम करेगी, और यानी हर नेक्स्ट फेज में जहाँ पे उसको नीड है वो इसके उसको काम करेगी। यहाँ पे इसका एक मतलब डायग्राम दिखाएगी किस तरह काम सीडीके और साइक्लिन जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसे हम सीडीके साइक्लिन कम्प्लेक्स बोलते हैं, यानी इनकी बॉन्डिंग हो रही है, टाइटली बॉन्डिंग हो रही है, ये बाइंड्स कर गए हैं यहाँ पे। बाइंड्स करने पर के बाद हमने कहा एक और एक एंजाइम यहाँ पे आएगा, काइनेसिस, ठीक है, फॉस्फेट डोनेटिंग प्रोटीन, ठीक है, फिर वो भी इनके साथ मिलके यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, यानी पहले सिर्फ साइक्लिन और सीडीके था, अब काइनेसिस आ गया, इनकी फॉस्फोरिलेशन होगी, साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स फॉस्फोरिलेटेड। तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट बॉन्ड आएगा, ठीक है, वो एक्टिवेट कर देगा इस कम्प्लेक्स, यानी जो टारगेट प्रोटीन है वहाँ पे ये वर्किंग करेगी, और टारगेट प्रोटीन पे जो इन्होंने फंक्शन रोल प्ले करना है वो हो जाएगा। अब जो है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल में कह रहे हैं न्यूक्लियस डू नॉट कंट्रोल इट। अब सेल साइकिल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो वो मतलब वो नहीं कंट्रोल कर रहा, ये ऑटोनोमस ऑसिलेटर है, एंजाइम्स है CDC2 काइनेसिस, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे कोई एरर है, उस एरर को ये फिर क्या करता है, उसको सही करता है, और वहाँ पे एक्टिवेशन किसकी होती है, MPF की, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर की, साइक्लिन प्रोटीन इसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। ये एक्टिवेट करेगी या डीएक्टिवेट करेगी वो उसकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि अब इसकी एक्टिवेशन करनी है, डीएक्टिवेशन करनी है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर MPF की। तो इनएक्टिवेज जो inactivase enzyme is an constant concentration in the cell which is continuously destroying cyclin protein। तो ये साइक्लिन कमुलेटिंग, जब साइक्लिन बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जब साइक्लिन बहुत ज्यादा वहाँ पे अकोमुलेशन हो जाएगी, जब साइक्लिन कितनी अकोमुलेशन हो जाती है कि फिर वहाँ पे MPF की एक्टिवेशन होगी, और वो जब उसकी रेट एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे साइक्लिन की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है MPF की एक्टिवेशन की वजह से। तो फिर वहाँ पे MPF की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे मॉडिफिकेशन चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जब वो दोनों साइक्लिन और MPF की डिस्ट्रक्शन यानी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, MPF की कंसंट्रेशन वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, CDC2 फिर जो है वो अगेन एक्टिवेट हो जाएगा MPF की कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से, और वहाँ पे आके साइक्लिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, वो वर्कआउट शुरू हो जाएगा। अब साइक्लिन प्रोटीन वहाँ पे सिंथेसिस होना शुरू होगी, उसकी कॉमुलेशन शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग इंटरफेज, और वहाँ पे वो फिर वहाँ पे जो हम पिछले डायग्राम में देखा है वहाँ पे CDK साइक्लिन का एक कम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर वहाँ पे एक जो हमने कहा है कि काइनेज एंजाइम आएगा, वो फॉस्फोरिलेशन करेगा, इस तरह साइक्लिन की डिग्रेडिंग एंजाइम आ जाएगा, वो MPF को टोटली तौर पे डिग्रेड कर देगा, और वहाँ पे जो है फिर अगेन उसी तरह साइकिल शुरू हो जाएगा अगर रेगुलेशन हो रही है सेल साइकिल की तो। हाँ जी, तो हमने कल भी माइटोसिस की इम्पोर्टेंस जो है डिस्कस की थी, तो उसकी एक और स्लाइड उसको भी हम देख लेते हैं कि यानी इसका काम क्या है, टिश्यू कल्चरिंग में यूज हो रही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके तौर पे भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू हो रही है, कोई यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही, कोई रिकम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि वो म्योसिस में होता है। यहाँ पे सेम कॉपी जो है वो प्रोड्यूस होती है, कहीं पे को कट लग गया है, वुंड हीलिंग हो रही है, वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होगी। और यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि म्यूटेशन कितनी है थ्रू एवोल्यूशन। तो इसके अलावा इसमें डेवलपमेंट जितनी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, क्लोनिंग हो रही है, कैंसर है, रीजनरेशन है, बहुत से फैक्टर है जो कि माइटोसिस के थ्रू हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो म्यूसिस डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन में। इसकी म्यूसिस है क्या, ये ऐसे टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू पेरेंट सेल, और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने पेरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कंट्रास्ट में क्या होते हैं कि हाफ होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं।
और ये वो जो है माइटोसिस वो हैप्लॉइड सेल्स में भी मतलब मतलब वो हैप्लॉइड सेल्स डिप्लॉइड सेल्स में हो सकती है। ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल्स में होती है, यहाँ पे डिप्लॉइड लिखा गया है। गमीट्स में स्पर्म्स है और एग फर्टिलाइजेशन, एग हो रहा है, एग की यानी फॉर्मेशन हो रही है, ये उसमें होती है। म्यूसिस टेक प्लेस इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल ओनली एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन। ठीक है, वो डिप्लॉइड सेल्स की सेंस में है कि हैप्लॉइड जो फॉर्मेशन हो रही है गमीट्स की। म्यूसिस वन है, म्यूसिस टू है। म्यूसिस वन में कौन कौन सी फेजेस आ जाएंगी? यहाँ पे दो तरह की डिवीजन होगी ना, दो स्टेप्स में होगी, म्यूसिस वन और म्यूसिस टू। म्यूसिस वन में प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है, टीलोफेज वन है, और इसी तरह इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। और जो म्यूसिस टू है वो सेम जो है, म्यूसिस टू है वो सेम माइटोसिस की तरह है। ठीक है, इसमें मतलब सेम उसी तरह आ जाएगी। तो बेसिकली हमें ज्यादा जो रोल कंसंट्रेशन अपनी रखनी है, कंसंट्रेट करना है, वो म्यूसिस वन पे करना है। म्यूसिस वन में इसकी भी इंटरफेज है, उसकी तरह लेंथी फेज होती है ये, एज कम्पेयर टू द माइटोट मतलब नेक्स्ट फेज। तो म्यूसिस वन में क्या है, इट्स रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स ईच विद 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, सो दीज सेल्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, प्रोफेज वन, अब इसमें क्या, वही ये प्रोलॉन्ग फेज है, इसमें 90% जो है टाइम रिक्वायर होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम बिहेव करते हैं, इसमें क्रोमोसोम होमोलोगस फॉर्म में होते हैं, माइटोसिस में होमोलोगस फॉर्म में नहीं होते। तो होमोलोगस फॉर्म में जब ये क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हुए एक साइनेप्स बना लेते हैं, टेट्राड बना लेते हैं। तो इसमें भी न्यूक्लियर, क्योंकि प्रोफेज, इसमें न्यूक्लियर एनवायरनमेंट डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, उसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। अब सब डिवीजन इसकी है प्रोफेज वन की फर्दर, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेशिटीन है, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस है। तो लेप्टोटीन क्या है, इसमें क्रोमोसोम पहले तो शॉर्ट होंगे, थिक हो जाएंगे, साथ विजिबल यानी नजर आना शुरू हो जाएंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो सेल न्यूक्लियस का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। होमोलोग क्रोमोसोम जो है ना आपस में एक दूसरे के करीब आके पेयरिंग शुरू करेंगे। अभी इसमें ना जस्ट स्टार्ट पेयरिंग अप। जाइगोटीन में वो साइनेप्स बना लेंगे, साइनेप्स स्टार्ट हो जाएगा। पेशिटीन में साइनेप्स कंप्लीट हो जाएगा, बाईवेलेंट या टेट्राड्स बन जाएगा, यानी वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आए, उन्होंने साइनेप्स किया, वहां पे 4 क्रोमेटिड्स जो है ना एक दूसरे के करीब होंगे और वो क्याजमेटा बना लेंगे। ठीक है, नॉन कोवलेंट एसोसिएशन बना लेंगे। जब इस तरह का क्याजमेटा बन जाएगा, टेट्राड बन जाएगा, फिर वो जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं जिन्होंने टेट्राड्स बनाया, वो क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाएगी उनकी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज करना है। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो क्रोमोसोम्स है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाएगी और क्याजमेटा पॉइंट्स पे, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रॉस जो वहां से क्रॉसिंग ओवर शुरू हुई है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगी और पेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे को अब यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन क्रॉसिंग ओवर ये एक दूसरे को यहाँ पे अब स्टार्ट कर लेंगे रिपेल करना, एक दूसरे से दूर जाना। मतलब यहाँ से शुरू होगा, सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अभी क्योंकि क्याजमेटा बना हुआ है, अभी शुरू हुई है, यहाँ पे सेपरेशन रिपेल करना शुरू हुए हैं। तो डायकाइनेसिस में सेपरेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। कुछ एक दो जो पॉइंट है वो अभी स्टिल अटैच होंगे, कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो इससे हम जो नेक्स्ट स्टेज म्यूसिस की देख लेते हैं, मतलब अब ये म्यूसिस वन है। ठीक है, तो हमने कहा जो बाकी इसमें जितने भी पॉइंट्स है, मेटाफेज है ना, म्यूसिस वन है, मेटाफेज वन है, टीलोफेज वन है, ये उसी तरह ही है। सिर्फ इसमें क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या मेटा फॉर्म में जो म्यूसिस वन है वो कंप्लीट होगी। तो इससे नेक्स्ट जो म्यूसिस टू है वो बिल्कुल ही सेम है लाइक माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने साइनेप्स बनाए, एक दूसरे के करीब आए हैं, किस स्टेज में ये आए हैं, किस तरह उन्होंने क्याजमेटा बनाया है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है वो एक दूसरे से अवे हो जाते हैं। तो इस तरह ये मतलब जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये म्यूसिस टू दिखाई हुई है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हैं जिसमें उन्होंने क्याजमेटा बनाया, क्रॉसिंग ओवर भी सारी प्रोफेज वन की, और ये फर्दर जो है माइटोसिस। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है म्यूसिस में तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या, अहमियत क्या है? तो separation of alleles located on the same only homologous chromosomes exchange their segment। जब वो अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं तो जो न्यू जनरेशन होती है उसमें वेरिएशन होती है, हुबहू सेम कॉपी नहीं होती है अपने पेरेंट्स की, लाइक जिस तरह माइटोसिस में होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि इंक्रीज कर देते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन को। फ्रीक्वेंसी जो क्रॉसिंग ओवर की होती है वो डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करती है और वो
प्रोड्यूस होती है थ्रू एवोल्यूशन। तो फैक्टर कौन से अफेक्ट कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर को? इसमें सेक्स है, म्यूटेशन है, टेम्परेचर है, एक्सरे इफेक्ट है, एज है, तो ये इसमें चेंज ला सकते हैं। तो सेक्स किस तरह क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट कर रही है? इन मियोसिस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन अ मेल मैमल। ठीक है, म्यूटेशन जो है वो, अगर म्यूटेशन आ जाए ना, म्यूटेशन मीन सडन चेंज आ गया डीएनए में, तो वो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट कर सकते हैं। मेल मैमल जो है उनकी वो रिडक्शन कर सकते हैं। टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से जो है क्रॉसिंग ओवर की जो रेट है वो ज्यादा हो सकता है क्रोमोसोम के किसी पार्ट पे भी। एक्सरे जो है इसकी जो रेडिएशन होती है वो इंक्रीज कर सकती है क्रॉसिंग ओवर का नियर सेंट्रोम, जहाँ पे सेंट्रोमियर पॉइंट है। तो ओल्डर एज इंक्रीज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये सारे फैक्टर हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को कांस्टेंट नहीं होने देंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। अच्छा जी, अभी हमने प्रोफेज वन देखा है, म्यूसिस वन का नेक्स्ट मेटाफेज वन है। तो इसमें सेम उसी तरह मेटाफेज प्लेट बनेंगी, लेकिन वो इसमें होमोलोगस फॉर्म में, माइटोसिस में होमोलोगस फॉर्म में नहीं थी। तो डिवाइडिंग होगी सेल्स की, वो मूव करेंगे, मेटाफेज प्लेट बनेंगी। 4 क्रोमोसोम जो है वो एक बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटाप्लेस मेटा प्लेट, मेटाफेज प्लेटफॉर्म में। एनाफेज वन में क्या होगा? यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पीछे पड़ा है, यहाँ पे सेपरेशन होगी, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो रिमेन अटैच रहेंगे और मूव करेंगे, ठीक है, अपने ऑपोजिट पोल में। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, जो डाटर सेल्स बनेगा एनाफेज एंड में। जब क्रोमोसोम मूव कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो एनाफेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरह यहाँ पे एनाफेज हो रही है। ये मेटाफेज प्लेट बनी, यहाँ पे एनाफेज यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्या हुए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, लेकिन स्टिल सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। टीलोफेज क्या है? टीलोफेज में ऑब्वियसली टोटली जो है वो न्यूक्लियस जो है यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है टीलोफेज में, लेकिन स्टिल जो है अभी साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म अभी जो है वो सेपरेट नहीं हुआ होता। तो वो सेम उसी तरह हमने पढ़ा है कि अगर प्लांट में हो रही है सेल साइटोकाइनेसिस, तो वहां पर फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, ठीक है, जबकि अगर मैमल्स में, एनिमल में हो रही है, तो वहाँ पे क्लीवेज फॉरो बनेगा। तो इस तरह के टोटली क्या हो जाएगा, सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। ये टीलोफेज जो है, ठीक है, इसमें फिर टीलोफेज जो है वो रिवर्सल भी है किसका, प्रोफेज का, ठीक है। उसमें अगेन सारी चीजें रीजन मतलब बनना शुरू हो जाती है। उसमें न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप की डिसइंटीग्रेशन होगी, यहाँ पे वो दोबारा उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और साइटोकिनेसिस भी यहाँ पे भी टीलोफेज हुई है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हुई है तो टोटली साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये एक ही डायग्राम में आपको शो किया गया है। इंटरफेज वन है, प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब मियोसिस वन कंप्लीट होगी, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है माइटोसिस से। तो जो मियोसिस टू है वो बिल्कुल ही माइटोसिस है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके साथ ये है कि प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, सॉरी प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, साइटोकाइनेसिस जो है इस तरह मतलब आपको लिखना पड़ता है, लेकिन है ये किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। तो हाउ मियोसिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो इस तरह में आकर रिडक्शन होगी ना। ये यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है माइटोसिस का और मियोसिस का, ठीक है। कंपैरिजन में यही है, वहाँ पे होमोलोगस फॉर्म में है क्रोमोसोम, और वहाँ पे इस तरह नहीं है। वहाँ पे सिस्टर माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही है, ये मियोसिस वन है, ठीक है। मियोसिस वन और माइटोसिस का डिफरेंस है ना। तो वहाँ पे बेसिक पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस फॉर्म में है, वहाँ पे जो सेपरेशन होगी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही होती है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो के होते हैं रिमेन टुगेदर, स्टिल अटैच होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लें किस तरह डाटर सेल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे डाटर सेल्स, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी आगे जाके माइटो मतलब म्यूसिस टू के थ्रू। अब जिस तरह हमने माइटोसिस की इंपॉर्टेंस डिस्कस की है, म्यूसिस की भी इंपॉर्टेंस है। और ये वही कि जस्ट हैप्लॉइड सेल्स में होगी ना, गमीट फॉर्मेशन में होगी, एग और स्पर्म में जस्ट म्यूसिस होती है। डॉटर सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, माइटोसिस की तरह हुबहू कॉपी नहीं होती, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कांस्टेंट होते हैं, और जो है वो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो सेम होते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है ना, तो रैंडम असॉर्टमेंट हो रही होती है, तो जेनेटिकली कॉम्बिनेशन आता है इस तरह, ठीक है। विच वर्क एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, इसी तरह एवोल्यूशन हो रही है। परमिट द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ गमीट्स, फॉर्म्स
एवरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंड यूनिक, एक्सटिंक्शन रेट इज लो, वहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही किस्म का जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक कम्बिनेशन है, तो एक ही किस्म की जो है वो जेनेटिक मेकअप है, तो कोई डिजीज़ आती है तो वो अगर उसके अंडर आ जाती है तो वो सारी स्पीशीज जो है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनका ये सारा सिस्टम सेम होता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन म्यूसिस में सब वेरिएशन है, तो वो अगर इस तरह कोई मतलब डिजीज आई भी है या किसी चीज़ का इस तरह अटैक हुआ भी है, तो कुछ स्पीशीज जो है वो खत्म होगी, बाकी उसमें इम्यूनिटी होगी, वो रेजिस्ट कर सकेंगे। इसीलिए वहाँ पे माइटोसिस में एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा और यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट क्या है, लो है। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो दोनों में ही मेंटेन रहते हैं जनरेशन में। एबनॉर्मेलिटीज जो है इसमें भी एरर आते हैं, जिसमें एबनॉर्मेलिटीज में क्या होता है कि हम जो है वो एरर आ सकते हैं और जो है डॉटर सेल्स जो है वो सही नहीं बन सकते। तो जब इम्पोर्टेंट आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड meiosis we came to the know to the point that we must gain a complete understanding about the cell division, its principles, mechanism, control, disorder care, कैरियोटाइपिंग है, मॉर्फोलॉजी है, एक्स और वाई क्रोमोसोम की, यानी ये वो सारा आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जेनेटिक, जब हम जीन्स लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो जेनेटिक लेवल पे फिर आपको इसकी जो है वो टोटली समझ आ जाएगी।